लाइक कोविड आया था, क्वाइंट ने मेरे ख्याल से 103% का रिटर्न भी दिया है लोगों को। बिल्कुल दिया सर, बिल्कुल दिया। पर उसके पहले के अगर 4 साल के आप स्मॉल कैप के रिटर्न्स देख लो तो वो 0 है। तो आप कहेंगे कि देखो मैं 2020 से देखता हूं, हर जन का स्टार्टिंग पॉइंट अलग होगा। पर अगर आप एक लंबी अवधि पे देखो, 10 साल की अवधि पे देखो, तो वो सही रिटर्न्स होते हैं कि 10 साल में इस फंड ने क्या निकाला है रिटर्न। तो अगर आप 10 साल में कोई भी स्टेबल फंड्स को देखोगे तो वो ज्यादा से ज्यादा आपको 16 से 18% की रेंज में मिलते हैं। ओके, कि भाई 10-10 साल में 16 से 18%। ऐसा कोई म्यूचुअल फंड नहीं है जो 30 से 35% का रिटर्न शॉर्ट टर्म में दे सकता है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 10 ईयर में नहीं दे सकता। ओके, अब आप समझिए, आप जो रिटर्न्स मांग रहे हैं, अगर 1 रुपया 10 रुपया बनता है 10 साल में, तो वो 24% का रिटर्न होता है। 1 रुपया, अगर आपने 1 रुपया आज डाला और वो 10 साल बाद 10 रुपया हो गया, तो आपका सालाना कंपाउंडेड रिटर्न 24% होता है। ओके, तो आपका 32, 33 अचीव करने के लिए उस 1 रुपए को तो 20 रुपए बनना पड़ेगा, विच इज वेरी रेयर। हो सकता है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता, सब कुछ सकता है। पर ये सोचना कि मैं अगर एक पोर्टफोलियो बनाऊंगा, ठीक है, और वो पोर्टफोलियो में ऐसे ही स्टॉक्स होंगे जो सारे 1 का 10 होंगे, और मैं 10 साल तक उनको होल्ड करूंगा, मेरे को लालसा नहीं होगी, जिज्ञासा नहीं होगी उनको बेचने की कि आज 1 हो गया, चल 2 हो गया, चल आज थोड़ा सा बेच देते हैं। ये सब हाइपोथेटिकल बातें हैं, क्योंकि आप अपने इमोशंस नहीं कंट्रोल कर पाओगे। वो लोग कहते हैं ना, एक बंदा था जिसने विप्रो इतने में खरीदा, आज विप्रो इतने में हो गया, तो उस बंदे ने देखा भी नहीं विप्रो। मैं ऐसे केसेस बहुत जानता हूं। मेरे एक फ्रेंड के फादर है, उन्होंने सिप्ला खरीदा था। ओके, सिप्ला जब आया था तब खरीदा था। उन्होंने अपने बच्चों की शादी कर दी, घर खरीद लिया, आज वो रिटायरमेंट खा रहे, फिर भी वो पैसे खत्म नहीं होते। फिर भी वो 2 करोड़ रुपए के उनके सिर्फ सिप्ला के स्टॉक्स है, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे 20,000 रुपए डाल दिए थे उसमें। बट ही वेटेड फॉर ऑलमोस्ट 60 ईयर्स। किसमें पेशेंस है 60 साल वेस्ट करने का? तो या तो आप अपना पेशेंस उस लेवल का डेवलप करो, ठीक है। अब एक लेडी थी जो एबॉट में काम करती थी। ओके, उसने $250 डाले जब एबॉट में, जब वो सेक्रेटरी थी, सिंपल सेक्रेटरी थी, ठीक है। जब वो ज्वाइन की, उसने कुछ शेयर्स खरीद के $250 डाले थे। जब वो रिटायर हुई 40 साल बाद, जब वो रिटायर हुई 40 साल बाद, वही $250 उसका बन गया था करीबन $5 मिलियन। पर 40 साल वेट किया ना, 40 साल उसने शेयर बेचा नहीं। अब आप बोलो, ये बीच में $1 लाख भी हुआ होगा, $5 लाख भी हुआ होगा, $1 मिलियन भी हुआ होगा। मन तो करता है ना, चल थोड़ा अभी तो निकाल लेते हैं, आगे का क्या भरोसा। पर वो रुकी रही, उसने भरोसा दिखाया, उसको रिटर्न्स मिल गए। तो ये जो अजम्पशंस हैं आपकी कि आप राइट टाइम पे स्टॉक पिक करोगे, राइट टाइम पे स्टॉक बेचोगे, 10-10 साल 15-15 साल नहीं बेचोगे। मैं बताता हूं आपको, एक कंपनी है एनविडिया, ओके, जो आज गोल्डमैन सैक्स कहता है दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी। ठीक है, ठीक है, ये गोल्डमैन सैक्स का कहना है। इस कंपनी ने 12 साल तक 0 रिटर्न्स दिए। 12 इयर्स तक इसका $0.5 का शेयर $0.5 ही था। अच्छा, 12 इयर्स, 12 साल। अब आप बोलो उस टाइम पे किसका पेशेंस रहेगा? नहीं रहेगा। और उसके बाद इसने करीबन $0.5 के शेयर को पिछले 6-7 साल में, पिछले 4-5 साल में इसने जो है करीबन अपना पैसा 15-16 गुना कर दिया, और आज दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज बन गई। पर वो 12 साल कौन रुका $0.5? बिल्कुल। ITC हमारे देश की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज, 5 साल तक उसका शेयर प्राइस 5% की रेंज में था। रिलायंस 10 साल तक उसका शेयर प्राइस 10-15% की रेंज में था। HUL पिछले 4 साल से 3.5 साल से उसका स्टॉक वही 10-15% की रेंज में। एक रेलवे के शेयर बहुत भागे हैं लास्ट 2 इयर्स में। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, हाँ, IRFC, हाँ, उसका क्या कारण है? उसका कारण है, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ। तो 3 बजट पहले 7.5 लाख करोड़, फिर 10 लाख करोड़, फिर 11,11,111 करोड़। तो इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत डेवलपमेंट हुआ, और उसमें सबसे बड़े बेनिफिशियरी जो रहे वो दो रहे, रोड रहे और रेलवेज रहे। तो इन दोनों पे सबसे ज्यादा निवेश हुआ है। और रेलवेज में आप देख ही रहे हो, वंदे भारत, ये वाली ट्रेन, वो वाली ट्रेन, तो वो कौन बना रहा है? तो वो ये सभी लोग इसका इकोसिस्टम के पार्ट है। IRFC हो गया, RCTC हो गया, तिथागढ़ वैगन्स हो गया, ये सब कंपनीज हो गई जो ये बुल रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उन्होंने फायदा बनाया उसका। और एक कंपनी है जो रेलवेज के लिए सारे ट्रैक्स ले डाउन करती है, ओके, तो उसने भी बहुत पैसा बनाया। तो ऐसे बहुत सारी कंपनी, बट आप उनको आइडेंटिफाई कर पाओगे, ये मेरे हिसाब से एक अजम्पशन होती है। तो सर ये म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, ये म्यूचुअल फंड्स हमारे पैसे का क्या करते हैं? यही करते हैं, वही शेयर जाके मार्केट में, तो शेयर मार्केट में डालते हैं। तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते शेयर मार्केट में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जब भी हम शेयर मार्केट में डालते हैं पैसा, तो हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन और टाइम। क्या हमें नॉलेज है? आज देखिए, आपके किसी दोस्त ने आपको फोन कर दिया कि भाई ये तो IRFC का शेयर हो, तो टिप हो गई ना, आपकी तो नॉलेज नहीं थी ना। अब आपको ये भी नहीं पता उसकी भी थी कि नहीं, हाँ, उसके पास कहां से आई, उसके पास भी कहीं तो आगे ये से तो आई होगी। एक वो कहते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे MLM होती है, तो MLM का अच्छा ये टिप 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 ऐसे करके कर दो। तो आपने टिप के बेसिस पे क्या, अब अचानक से वो शेयर गिर गया, आपको क्या करना है? खरीद रोके रहना है या बेच दोगे? ये आपको नहीं पता, क्योंकि आप टिप पे डिपेंडेंट है। ये मोहताजी हो गई, किसी और पे मोहताज हो गया। क्यों? आप पे नॉलेज नहीं है। अब आते हैं म्यूचुअल फंड वाला।
अब म्यूचुअल फंड वाले को जब शेयर खरीदना होता है ना, वो 1-2 शेयर नहीं खरीदता, 10,000 20,000 के शेयर नहीं खरीदता, वो 2 लाख शेयर खरीदता है, 100 करोड़ के शेयर खरीदता है, 200 करोड़ के शेयर खरीदता है। तो वो सीधा मैनेजमेंट को फोन करता है कि भाई मैं देखो आपकी कंपनी में 200 करोड़ रुपए आपके शेयर उठाना चाहता हूँ, तो आओ मेरे से मिलो। वो बैठ के जो बंदा 15-20 साल से लोगों का फंड मैनेज कर रहा है, कंपनियों को देख रहा है, सारे साइकिल्स देख चुका है, वो बैठ के कंपनियों के एमडी का इंटरव्यू लेता है, ठीक है, कि भाई आप अगला क्या करोगे, कैसे ग्रोथ कर, चलो आज तो आप आ गए 150 रुपए पर शेयर पे, अब 150 को 1500 कैसे करोगे, क्या आपके बिजनेस प्लान्स है, कैसे ग्रोथ करने वाले हो, रेवेन्यू कैसे दिखेगा, प्रॉफिट कैसे दिखेगा। तो वो 100 प्रश्न करता है उससे, उसके बाद वो उसमें पैसा डालता है, तो उसका कन्विक्शन होता है, उसको पता है ये शॉर्ट टर्म, आज मैंने 100 रुपए पर शेयर में डाला, कल को वो 98 हो गया, 95 हो गया, 90 हो गया, तो वो डरेगा नहीं, उसको पता है मैनेजमेंट अच्छी है, कंपनी अच्छी है, आगे बढ़ेगी। हमें क्या पता, हमें तो पता ही नहीं। तो ये हो गया नॉलेज। इंफॉर्मेशन हो गया कि भाई आपका सीधा कनेक्ट है एमडी के साथ, क्योंकि आप इतना बड़ा क्वांटम पैसा डाल रहे हैं, ठीक है। अभी हमारे कॉमन मित्र हैं जिनकी लिस्टेड कंपनी आप जानते हैं, मनीष जी की जी। तो वो पीछे अभी गए, एक फंड मैनेजमेंट का उन्होंने पूरे 5-6 घंटे का एक वो बुलाया हुआ था, क्या कहते हैं, जैसे रोड शो कहते हैं। ओके। अब बड़े बड़े फंड मैनेजर्स आ रहे हैं, कोई 1.25 लाख करोड़ मैनेज करता है, कोई 1 लाख करोड़ मैनेज करता है। वो आके मनीष जी से पूछ रहे भाई आगे, आज तो चलो आप पहुंच गए यहाँ पे, ये 3,000 करोड़ पे पहुंच गए, अब ये 30,000 करोड़ कैसे होगी, कैसे करोगे। तो मनीष जी बता रहे हैं उस बात को, क्योंकि उनको पता है ये बंदा मेरी कंपनी में 5,000 करोड़ डाल सकता है, 1,000 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ डाल सकता है। तो मनीष जी सामने, जो द ओनर ऑफ द कंपनी इन फ्रंट, जीना सीखो लाइफ के, तो एंड ही इज आंसरिंग वेल। तो इसी तरीके से म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के पास इस तरह का एक्सेस होता है। फिर उनको ये पता चलता है अंदर खाते हैं, यार हमने बेट तो कर दिया था, पर मुझे लगता नहीं कि ये ठीक से एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, तो फिर वो टाइमली बेसिस पे पैसा निकालते हैं। अब वो भी ह्यूमंस है सर, उनसे भी गलती हो सकती है, वो गलत इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, गलत एग्जिट्स भी कर सकते हैं, करते रहेंगे, ये होता रहेगा, पर आपसे वो बेटर करेंगे ये मेरे को पता है। ओके। आपके और मेरे से बेटर करेंगे ये तो गारंटी है।